स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंध्यागिरी पोत का शुभारंभ किया है। बता दें, इस पोत को कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विंध्यागिरी पोत का नाम विंध्या पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है और प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का 6वां पोत है। दरअसल प्रोजेक्ट 17A के तहत 5 जहाजों को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और GRSE द्वारा 2019 और 2022 के बीच लॉन्च किया गया था। नवनिर्मित विंध्यागिरी पोत तकनीकी रूप से उन्नत पोत है। इसका शुभारंभ भारत द्वारा आत्मनिर्भर नौसेना निर्माण करने की प्रति अतुलनीय प्रगति को एक प्रमाण है। स्मरण रहे, पूर्ववर्ती INS विंध्यागिरी ने 8 जुलाई 1981 से 11 जून 2012 तक यानी 31 वर्ष तक सेवा के दौरान कई चुनौतियों और अभियान व बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लिया था। अब आपको प्रोजेक्ट 17A का संक्षिप्त परिचय करा दें। प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका कुल बजट 25,700 करोड़ है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोजेक्ट 17A पोत को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो स्वदेशी में ही डिजाइन किया गया है। यह ब्यूरो सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए एक अग्रणी संगठन है और इस कार्यक्रम के तहत मेसर्स MDL द्वारा कुल 4 पोत और मेसर्स GRSE द्वारा 3 पोत निर्माणाधीन है। इस कार्यक्रम के पोतों के उपकरण और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर स्वदेशी फर्मों से पूरे किए गए हैं। याद रहे, इस प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज नीलगिरी 2019 में लॉन्च किया गया था, जबकि इस श्रेणी का दूसरा जहाज उदयगिरी और तीसरा जहाज तारागिरी था। हाल में चीन ने दुनिया का पहला मिथेन पावर्ड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस रॉकेट का नाम जूके-2 दिया गया है। आपको अवगत करा दें, इस रॉकेट को लैंड स्पेस नामक चीनी एरोस्पेस कंपनी ने गोवी रेगिस्तान में जियोकन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है। ध्यान रहे, लैंड स्पेस कंपनी यह उपलब्धि हासिल करने वाली विश्व की पहली एयर स्पेस कंपनी बन गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिथेन पावर्ड इंजन ऑक्सीडाइजन के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में मिथेन का उपयोग करते हैं। वैसे इस प्रकार के इंजन एरोस्पेस उद्योग में आकर्षक व्यावसायिक भावनाएं प्रदान करते हैं। इस समय यह इंजन अपने उच्च प्रदर्शन और कम परिचालन लागत के कारण अत्यधिक मांग में है। हाल में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। बताते चलें, यह एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी है जो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होती है। इस वर्ष की थीम वैश्विक डिजिटल नवाचार है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी के लिए एवं सस्ती कनेक्टिविटी, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करना, दूरसंचार एवं सेमीकंडक्टर विनिर्माण परिवेश विकसित करना और 6G प्रौद्योगिकी में भारत को अग्रणी बनाना है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले डिजिटल क्रांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना है। याद रहे, वर्ष 2022 में इसी मंच से प्रधानमंत्री द्वारा 5G सर्विस लॉन्च की गई थी, जिसने भारत में 5G तकनीकी विस्तार के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाई है। दरअसल 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च कर दिया है। याद रहे, चंद्रयान 3 को भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 AKA LVM-3 से लॉन्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रयान 3 में एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल लगा है। लैंडर का उपयोग करके ही चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसके साथ ही लैंडर चंद्रमा की सतह का बारीकी से अध्ययन भी करेगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष श्री S सोमनाथ हैं। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। ध्यान रहे, एंटिकस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसरो की एक विपणन शाखा है। हाल ही में अंकटाड द्वारा वैश्विक ऋण पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसकी थीम कर्ज की दुनिया है। बताते चलें, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण वर्ष 2022 में $92 ट्रिलियन हो गया है। ध्यान रहे, वैश्विक ऋण वर्ष 2000 से अब तक 5 गुना बढ़ चुका है। दरअसल पिछले एक दशक में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के कर्ज में तेजी से वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। कर्ज के बढ़ने के कारणों में जीवन यापन की लागत बढ़ना, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैश्विक सार्वजनिक ऋण का 30% विकासशील देशों पर बकाया है। इतना ही नहीं, आधे से ज्यादा विकासशील देश अपने GDP का 1.5% से अधिक और अपने सरकारी राजस्व का लगभग 7% ब्याज के भुगतान पर ही खर्च कर देते हैं। इस समय भारत का सार्वजनिक ऋण $2815 बिलियन है। हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार मापुटो प्रोटोकॉल के कारण अफ्रीकी देशों में लैंगिक समानता पर कुछ प्रगति हुई है। आपको स्मरण कराते हैं, वर्ष 2023 में अफ्रीकी चार्टर यानी मापुटो प्रोटोकॉल के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। बता दें, यह प्रोटोकॉल महिलाओं के अधिकारों पर सबसे प्रगतिशील कानून है। इस रिपोर्ट को वर्ष 2003 में मोजाम्बिक में राज्यों के प्रमुखों द्वारा अपनाया गया था। यह एक व्यापक कानूनी ढांचा है जो अफ्रीकी राज्यों में पुरुष और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देता है। इस कानून के तहत हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं, प्रजनन, स्वास्थ्य, राजनीतिक प्रक्रियाओं आदि में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है।
हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ये 7 उत्पाद इस प्रकार हैं: अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर। अब आपको इन सभी उत्पादों का संक्षिप्त परिचय करा दें। अमरोहा ढोलक यह प्राकृतिक लकड़ी से बना एक संगीत वाद्य यंत्र है, जिसे बनाने के लिए आम, कटहल व सागौन की लकड़ी को प्राथमिकता दी जाती है। आम और शीशम के पेड़ों की लकड़ी का उपयोग कई आकार के खोखले ब्लॉकों को तराशने में किया जाता है, जिन्हें बाद में उपकरण बनाने के लिए जानवरों की खाल, ज्यादातर बकरी की खाल में फिट किया जाता है। इस ढोलक को बनाने वाली लगभग 300 छोटी इकाइयां हैं, जो 1000 से अधिक कारीगरों को रोजगार प्रदान करती हैं। इसी प्रकार बागपत होम फर्निशिंग हथकरघा बुनाई प्रक्रिया में केवल सूती धागे का उपयोग किया जाता है। बागपत और मेरठ पीढ़ियों से अपने विशिष्ट हथकरघा, घरेलू साज सज्जा उत्पाद और सूती धागे से चलने वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बाराबंकी हथकरघा उत्पाद क्षेत्र में लगभग 50,000 बुनकर और 20,000 करघे हैं। बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक कारोबार 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी प्रकार कालपी हस्त निर्मित कागज, कालपी ऐतिहासिक रूप से हस्त निर्मित कागज निर्माण का केंद्र भी रहा है। गांधीवादी मुन्नालाल खत्री ने 1940 के दशक में औपचारिक रूप से इस शिल्प को यहाँ पेश किया था। कालपी में हस्त निर्मित कागज बनाने का एक विशाल क्लस्टर है, जिसमें 5000 से अधिक कारीगर हैं और लगभग 200 इकाइयां शामिल हैं। इसी प्रकार महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प यह एक पत्थर शिल्प है। यह एक बहुत ही अनोखा व मुलायम पत्थर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पायरोफ्लाइट स्टोन है। गोरा पत्थर शिल्प चमकदार सफेद रंग के पत्थर से बना है, जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसे कई टुकड़ों में काटा जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न शिल्प वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार मैनपुरी तारकसी यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक लोकप्रिय कला है, जो मुख्य रूप से लकड़ी पर पीतल के तार से जड़ाई का काम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खड़ाई के लिए किया जाता है, क्योंकि चमड़े को अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार संबल हॉर्न क्राफ्ट, इसके लिए कच्चा माल मृत जानवरों से प्राप्त किया जाता है। संभल के सींग और हड्डी उत्पाद पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये पूरी तरह से हाथ से बने होते हैं। गौरतलब हो कि भौगोलिक संकेत का एक लेबल है, जो उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, जिनमें किसी विशेष स्थान से संबंधित विशेषताएं होती हैं। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बताते चलें, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा तुषार मेहता को 2018 में पहली बार सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। ध्यान रहे, सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है। यह कानूनी मामले में सरकार को सलाह देता है। अगर नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्त समिति द्वारा 3 साल की अवधि के लिए की जाती है। याद रहे, सॉलिसिटर जनरल भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करते हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अब कुछ संवैधानिक प्रावधान भी देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के पद, शक्तियां और कार्य का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद और राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन यह एमपी और एमएलए की तरह मतदान नहीं करेगा। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होनी चाहिए, या फिर वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इस समय महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, जबकि भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 1950 से 1963 तक। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद सांविधिक हैं, न कि संवैधानिक। सॉलिसिटर जनरल के कर्तव्यों और विधि, अधिकारी, सेवा शर्तें नियम 1987 में निर्धारित किया गया है। राज्यों में कानूनी सलाहकार महाअधिवक्ता है, जो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर नियुक्त होता है। महाअधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होनी चाहिए, अनुच्छेद 217 में प्रावधानों के तहत। हाल में अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन मंगोलिया में किया गया है। बताते चलें, यह बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है। दरअसल इसमें 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों ने भागीदारी की है। यह अभ्यास मंगोलिया सशस्त्र बल और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है। और इस खान क्वेस्ट अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी ने किया है। इसका उद्देश्य भागीदारी देशों की अंतर क्षमता को बढ़ाना, अनुभव साझा करना और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। इस अभ्यास के अंतर्गत कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल हैं।
हाल में पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। बताते चलें इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया है और यह 23वां शिखर सम्मेलन था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ रूसी राष्ट्रपति ने भी भागीदारी की है। दरअसल SCO शिखर सम्मेलन घोषणा या नई दिल्ली घोषणा के अलावा भारत ने 4 प्रस्ताव और रखे हैं, जो इस प्रकार हैं: कट्टरपंथ से निपटने की रणनीतियों में सहयोग करना, डिजिटल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए टिकाऊ जीवन शैली, बाजार का प्रचार प्रसार करना। याद रहे, इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ईरान को औपचारिक रूप से नए सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत SCO का 2017 में पूर्ण सदस्य बना था और अब पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिए स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और संबंधों को मजबूत करना, राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा आदि में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी करने का फैसला किया है। बताते चलें, वर्ष 2016 में पीएम मोदी ने 3 मूर्ति परिसर में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में स्थित है, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता संग्राम की यादों को सजोना और आधुनिक भारतीय इतिहास में मूल शोध बढ़ाना है। इस संग्रहालय को 1964 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इसके 4 भाग हैं: स्मारक संग्रहालय, आधुनिक भारत से संबंधित संग्रहालय, समसामयिक अध्ययन केंद्र और नेहरू तारामंडल। हाल में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है। ध्यान रहे, यह वार्षिक महोत्सव जून-जुलाई में मनाया जाता है। बताते चलें कि श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर एक वैष्णव मंदिर है। यह यात्रा यहीं से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस यात्रा में 3 रथ शामिल होते हैं: भगवान जगन्नाथ रथ, भाई बलभद्र रथ और बहन सुभद्रा रथ। ये तीनों अपनी मौसी के घर जाते हैं। सबसे आगे बलभद्र का रथ होगा और सबसे पीछे जगन्नाथ रथ। याद रहे, यह यात्रा उड़ीसा के अतिरिक्त गुजरात के अहमदाबाद में भी आयोजित होती है। दरअसल हर साल 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। बताते चलें, इस दिन को ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति की संज्ञा दी जाती है। याद रहे, इस दिन रात की तुलना में दिन बड़ा होता है और यह वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है तथा रात सबसे छोटी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इस घटना का कारण पृथ्वी का झुकाव है, जो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यही पृथ्वी का झुकाव पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। बताते चले, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दिन और रात की अवधि का अंतराल बढ़ता जाता है। दरअसल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाएगा। बताते चलें, यह एक व्यापक दस्तावेज होगा और संगठन को दिशा देगा और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी निर्देशित किया जाएगा। याद रहे, मार्च 2023 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 के मसौदा पाठ पर चर्चा की गई और इसे मंजूरी दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के बाद स्थापित किया गया था। इसके सदस्य भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड हैं। बिम्स्टेक का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपनी द्वैमासिक मौद्रिक नीति जारी की है। बताते चलें, समिति ने रेपो दर को 6.5% पर ही रखने का निर्णय लिया है। दरअसल RBI ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को 6.5% पर ही बरकरार रखा है, जबकि मौद्रिक नीति समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को वित्तीय वर्ष 2024 में 5.1% रखने की उम्मीद व्यक्त की है। याद रहे, RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZV के तहत केंद्र सरकार को मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। इस समिति के निर्णय सभी बैंकों के लिए बाध्यकारी हैं। यह 6 सदस्यीय समिति होती है। हाल में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2 दिवसीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है। ध्यान रहे, यह अभ्यास का पहला संस्करण है जो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। दरअसल इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है। बताते चले, इस अभ्यास में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान हेतु कर्मियों का आपसी आरोहण भी शामिल है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के फ्रिगेट
INS तरकस, फ्रांसीसी नौसेना के जहाज सुपरफॉक्स सहित राफेल लड़ाकू जेट व संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के समुद्री गश्ती पोत विमान ने भाग लिया है। हाल में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बताते चले उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर माकड़ा का स्थान लिया है। दरअसल हसमुख अधिया 1981 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी भी हैं। वर्तमान में यह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गिफ्ट सिटी का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज शामिल है। साथ ही इसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र शामिल है। इसकी परिकल्पना न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में की गई है। हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन किया है। बताते चलें, इस पार्क का नाम वेद वन पार्क है। दरअसल यह पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में करीब 27 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य आगंतुकों को वैदिक साहित्य से शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोरंजन करना है। अगर इस पार्क की विशेषताओं को देखें तो यह पार्क वैदिक साहित्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रहे, यह पार्क 7 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग का नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों के नाम पर रखा गया है। ये ऋषि हैं कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम और भारद्वाज। आपको स्मरण करा दें, यह स्थान बरगद, कल्प वृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधों का घर है, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। दरअसल इस पार्क में 4 वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अंशों वाली दीवार पेंटिंग और मूर्तियों सहित कई प्रकार के आकर्षण हैं। इतना ही नहीं, आगंतुकों के मनोरंजन के लिए लेजर और साउंड शो का भी आयोजन किया गया है। यह पार्क 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा। याद रहे, इस पार्क का निर्माण सन 2021 में शुरू हुआ था। भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC की पहली बैठक ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित की जा रही है। बताते चलें, इसका उद्देश्य व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से जुड़े गठजोड़ में रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय मंच प्रदान करना है। याद रहे, PM मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में TTC के गठन की घोषणा की थी, जिसमें महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब हो कि अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसके साथ यूरोपीय संघ की व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद है। USA के साथ यह पहली साझेदारी जून 2021 में हुई थी। हाल में भारत और थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बताते चलें, यह भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। याद रहे, यह अभ्यास अंडमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ किया गया है। इसमें दोनों नौसेनाओं के गश्तीपोत विमानों, भारत की ओर से INS किस और हिजथाई मैसे स्ट्रेटजी शिप सेबुरी ने हिस्सा लिया है। आपको स्मरण करा दें, इस अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ व अंतर संचालनता को मजबूत किया जा सकेगा और यह द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सुरक्षित रखना है। हाल में विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी हुआ है। बता दें, इस इंडेक्स में भारत 139 देशों में 6 स्थान की छलांग लगाकर 38वें स्थान पर है, जबकि 2018 में यह 44वें स्थान पर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर जर्मनी, 5वें पर नीदरलैंड है। दरअसल भारत इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर में 5 पायदान चढ़कर 2018 में 52वें स्थान से 2023 में 47वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जो 2018 में 44वें स्थान से बढ़कर 2023 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर 2023 अभ्यास का 7वां संस्करण शुरू हो चुका है। बताते चलें, इस द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासन आदेश के तहत संचालन करते हुए इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। साथ ही दोनों देशों के सैनिकों को आतंकवाद रोधी अभियानों में प्रशिक्षण प्रदान करना है। याद रहे, यह अभ्यास मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर संचालनता और विशेषज्ञता साझा करने की पहल का हिस्सा है। इस अभ्यास का 6वां संस्करण 2021 में उत्तराखंड के चौबीटिया में हुआ। हाल में अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन करने वाले लोगों का आंकड़ा 52 मिलियन के पार हो चुका है। बता दें, अटल पेंशन योजना भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित स्कीम है और इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। इसमें रहे पात्र व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही बैंक या डाकघर में एक बचत बैंक खाता होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नामित नहीं होना चाहिए। यह योजना 60 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को उनके योगदान के आधार पर 1000 से 5000 तक न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है। दरअसल ग्राहक की मृत्यु के बाद उनके पति या पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाता है।
हाल में केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में भारत के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है। ध्यान रहे, इसे नाफेड के सहयोग से लॉन्च किया गया है। बताते चले, आम जनता के बीच मोटे अनाजों का उपयोग बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह सेंटर स्थापित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। स्मरण रहे, केंद्रीय बजट 2023-24 में बाजरे को श्री अन्न की संज्ञा दी गई। यह कदम प्राचीन अनाज के आहार संबंधी लाभों को बढ़ावा देगी। बाजरे या श्री अन्न को बाजरा डोसा, बाजरा पास्ता जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाने के लिए एक किसान शक्ति के रूप में यह लोकप्रिय है। हाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई भारतीय टेलीकॉम यूजर्स के लिए एआई स्पैम फिल्टर्स के नए नियमों को लागू कर रहा है। अब भारत में अज्ञात नंबरों से अनचाही कॉल और मैसेज से परेशान उपभोक्ता राहत की उम्मीद कर सकते हैं। बताते चले, नए नियमों के तहत भारत में सभी दूरसंचार कंपनियों को अपनी कॉल और एसएमएस सेवाओं में एआई स्पैम फिल्टर का उपयोग करना आवश्यक है। लंबे समय से स्मार्टफोन यूजर्स सरकार से इस तरह के नियमों को लाए जाने की मांग कर रहे थे। दरअसल सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से एक कॉल आईडी सुविधा शामिल करने का आग्रह किया है, जो मोबाइल फोन स्क्रीन पर कॉलर का नाम और फोटो प्रदर्शित करती है, जिससे ग्राहक कॉलर की पहचान कर सकेंगे। हाल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। बताते चलें, यह एक नागरिक सेंट्रिक पोर्टल है जो दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल नागरिकों को उनकी मोबाइल डिवाइस के इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI की वेरिफिकेशन की जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही यह यूजर की सुरक्षा और सुरक्षा व PM मोदी के डिजिटल भारत के दृष्टिकोण को साकार करता है। यह भारतीय नेटवर्क में गलत या जाली IMEI वाले मोबाइल डिवाइस के उपयोग को रोकता है। यह उपयोगकर्ता को उन कनेक्शनों को ब्लॉक करने की अनुमति देता है जो आवश्यक नहीं है। इस पोर्टल की मदद से अब तक धोखाधड़ी वाले 40 लाख कनेक्शन पहचाने गए हैं। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।